Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. I am back with the new videos. Today we are going to discuss about cyclotron. We were reading moving charges and magnetism chapter of class 12 physics and it is the lecture number 11. आज हम लोग मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का 11वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। क्या पढ़ेंगे? साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन होता क्या है। फिर देखेंगे हम लोग यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। फिर हम लोग देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। फिर पढ़ेंगे वर्किंग। आफ्टर दैट लास्ट वी विल रीड अबाउट लिमिटेशन, साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन क्या होता है। मैं आपको बता दूं ये क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और ये काफ़ी आसान टॉपिक है। अगर ये सीबीएसई बोर्ड में आ जाता है तो ये बच्चों के लिए 2 और 3 मार्क्स फ्री का मिल जाता है। ठीक है, जो आज के लेक्चर में मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है, आज के लेक्चर में साइक्लोट्रॉन का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बने रहिए इस चैनल के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले देखेंगे साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन इज ए मशीन। साइक्लोट्रॉन एक तरह का मशीन होता है, डिवाइस होता है विच इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। जो चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन देता है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूं, अपनी नोटबुक में लिखिएगा। साइक्लोट्रॉन इज ए मशीन विच इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है टू ए वेरी वेरी हाई स्पीड, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे उसको एक्सेलरेट करता है। उसकी स्पीड बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। वी नो द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और उसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से किसकी, चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। क्लियर है? मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, वो स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक तैयार करते हैं उसके लिए मैंने लिख दिया है। तो बोर्ड पर लिखा हुआ है साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन इज ए मशीन विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू ए वेरी वेरी हाई स्पीड, जो चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा स्पीड दे देता है। ठीक है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है चार्ज पार्टिकल की। क्लियर है? ये बात आपको क्लियर होगी साइक्लोट्रॉन का काम क्या है। फिर मैं बात करता हूँ व्हाट आर द यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का यूज क्या होता है। जो पहला यूज है, इट इज यूज्ड टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी को स्टडी करने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पहुँचने के लिए, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन को पहुँचने के लिए हम लोगों को हाई स्पीड का चार्ज पार्टिकल चाहिए होता है। वी नीड वेरी हाई चार्ज स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल फॉर परफॉर्मिंग दी व्हाट, फॉर परफॉर्मिंग दी न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो वो हम लोगों को साइक्लोट्रॉन हेल्प करता है उसको स्टडी करने में। पहला यूज ये था, टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस। सेकंड यूज, टू इंसर्ट एन आयन इन ए सॉलिड। व्हेन यू हैव टू इंसर्ट आयन इन ए सॉलिड, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, अब उसके अंदर में आयन को इंसर्ट करने में उसकी स्पीड, पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये भी काम कौन करवाता है? साइक्लोट्रॉन का काम होता है। ये यूज है इसका। जो थर्ड यूज है, इट इज यूज टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव जो डीके होता है अल्फा बीटा गामा, इसको परफॉर्म करने में साइक्लोट्रॉन हेल्प करता है। क्लियर है? आपको ये समझ में आ गया कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है और इसका यूज क्या है। अब देखिए, ये मेरा सवाल आपसे कि हाउ कैन वी ब्रिंग चार्ज पार्टिकल इन ए वेरी वेरी हाई स्पीड। किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग बहुत ज्यादा स्पीड में कैसे ला सकते हैं। तो एक तो कॉमन सेंस होता है कि सर उसको मैं पुश करूंगा फोर्स लगा के, ये तो कॉमन बात हो गई। अगर मैं समझदारी भरा आंसर दूं तो हमारे पास 2 तरीका है। वी हैव 2 मेथड। 2 तरह की फोर्स इस चैप्टर में पढ़नी है हम लोगों को मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के अंदर में। एक तो मैग्नेटिक फील्ड है। जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है, जब वो मोशन में होता है तो उसके ऊपर में जो फोर्स अप्लाई होती है वो मैग्नेटिक फोर्स होती है। हम लोग ये देखेंगे कि आप मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल की स्पीड पर कोई फर्क पड़ता है, हम लोग ये देखेंगे पहले। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि क्या चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है। आपको याद हो मैग्नेटिक फोर्स
डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो मैग्नेटिक फोर्स का काम क्या होता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर में? मैग्नेटिक फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है। आपको अगर याद हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो मैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन करवाता है, परपेंडिकुलर अप्लाई होता है। कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट इफेक्ट द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड को कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड की तो बात मैंने कर ली। अब दूसरी बात मैं करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को ये सब डाल, देखो मैं रफ में बता रहा हूं आपको। जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। अब आप ही देखो चार्ज के ऊपर में जो फोर्स लगती है, कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगती है। जब हम लोग चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अप्लाई होता है। तो यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल को मोशन में ला रहा है, उसके स्पीड को बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इतने छोटे डिस्टेंस के बाद ये चार्ज पार्टिकल बाहर चला जाता है। ये चार्ज पार्टिकल कहां चला जाता है? बाहर चला जाता है। तो यहां से हम लोगों का कंक्लूजन ये निकलता है कि चार्ज पार्टिकल जितना ज्यादा टाइम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में बिताएगा उतना ज्यादा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने आप किसी चीज को आपने पुश कर दिया फिर उसके बाद छोड़ दिया तो वो आगे जाकर रुक जाएगा। जब उसको आप बहुत स्पीड देना चाहते हैं तो ज्यादा टाइम इसके ऊपर में बिताना पड़ेगा। सेकंड थिंग, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर इसके डिस्टेंस को बड़ा कर देंगे। याद रखिएगा जब हमारा डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी आएगी। देखो कैसे हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर d बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी आएगी। तब क्या करते हैं हम लोग? अगर आप देखो कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स जब अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई होने की वजह से वहां पे एक्सेलरेशन डेवलप होगा। और एक्सेलरेशन फॉर्मूला हमारा होता है F/m। F क्या है यहाँ पे? TV/m, ठीक है। एक्सेलरेशन जनरेट होगा। अब एक्सेलरेशन को जनरेट होने की वजह से इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फॉर्मूला होगा v² = u² + 2s। कहने का मतलब ये है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। कहने का मतलब क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होना चाहिए। अब सवाल ये है अगर हम डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कर देते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा कर देते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरा सवाल, अगर मैं यहाँ इसको देखो, अगर मैं d की वैल्यू बढ़ा दूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर डिस्टेंस ये बढ़ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज होने की वजह से हमारा एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो हमारा वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ रही बात? नहीं आ रही है? अब इसके बाद देखो यहां से हम फॉर्मूला लगाओ ये वाला v = u + at। अब इसका मतलब ये है कि हमारा मेन मोटिव होगा कि चार्ज पार्टिकल जितना ज्यादा से ज्यादा समय इसमें बिताए, चार्ज पार्टिकल जितना ज्यादा से ज्यादा समय इसमें बिताए, जितना ज्यादा समय इसमें बिताएगा चार्ज पार्टिकल का स्पीड लगातार बढ़ता चला जाएगा। तब हम लोग इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं v×b। मतलब हम लोग बोलते हैं उसको फिजिक्स की भाषा में हम लोग यूज करते हैं क्रॉस फील्ड। क्या यूज करते हैं? क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्रॉस फील्ड यूज करते हैं, क्रॉस फील्ड, ठीक है। अब देखो इस प्रॉब्लम को, इस चीज को दूर करने के लिए हमारे पास आता है साइक्लोट्रॉन। क्या आता है? साइक्लोट्रॉन। अब देखो हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोगों को डिस्टेंस ज्यादा चाहिए और ये भी देखते हैं कि डिस्टेंस ज्यादा होने पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग ये सोचते हैं ऐसा करें चार्ज उसी फील्ड में घूमता रहे, चार्ज उसी फील्ड में घूमता रहे जितना ज्यादा देर तक फील्ड के अंदर रहेगा। चार्ज पार्टिकल जितना ज्यादा देर तक फील्ड के अंदर रहेगा, ऐसा करने में इसको कौन सी चीज हेल्प करेगी? मैग्नेटिक फील्ड हेल्प करेगी। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को घुमाने में हेल्प करता है, उसका काम ही होता है चार्ज पार्टिकल को मोशन में लाता है, रोटेशनल मोशन में लाता है, सर्कुलर मोशन में लाता है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल घूमता रहेगा अंदर में। तो ऐसा करने के लिए हम लोग लगाते हैं क्रॉस फील्ड E = D, ठीक है। इसका अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन। अब इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कंस्ट्रक्शन देखो,
कंस्ट्रक्शन में क्या बोलते हैं कि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं साइक्लोट्रॉन का, तो पहला काम होता है वी टेक होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर, वी टेक होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर, सेमी सर्कुलर कंटेनर लेते हैं और वो किसके शेप में होता है हमारा भैया, डीज के शेप में होता है, जो मैंने दो डीज बना दिया है। तो मैंने यहां लिखा है कंस्ट्रक्शन में होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर, होमो मेटालिक सर्कुलर लेते हैं हम लोग। अब हम क्या करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रा किया है, दो मैंने होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर ले लिया और इसको मैं बोलता हूँ डीज बोलते हैं इसको, DEES। दो एक को बोला मैंने D1 और दूसरे को मैंने बोला D2। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। अब देखो इसके अंदर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को पुट अप कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डॉट का मतलब है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड किसमें होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब देखो यहां पे जो सोर्स है हम लोग कनेक्ट कर देते हैं D को, होलो मेटालिक D को किसके साथ, विथ AC वोल्टेज। हम लोग AC वोल्टेज के साथ या D1 और D2 को कनेक्ट कर देते हैं। AC वोल्टेज जो होता है वो वेरी हाई वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास होती है। वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 10,000 के आसपास होती है। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है। AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब करंट का चेंज होता रहना। तो जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है NCERT टेक्स्ट बुक में देता है, मैं बता दूंगा आपको, उसमें देता है 10⁶। मैं आपको बता रहा हूं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में लाई करती है। फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 1 लाख टू 10 लाख। तो मैंने होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, AC वोल्टेज के साथ, AC वोल्टेज के साथ। किसका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। AC वोल्टेज का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन होता है, जो पोलैरिटी होती है वो चेंज होती रहती है। मैं मान लिया कि यहाँ पे जो पोलैरिटी है पॉजिटिव है, यहाँ मान लिया मैंने निगेटिव है, ये पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव है, ये बार बार चेंज होता रहेगा। ठीक है। अब देखो हाई फ्रीक्वेंसी को, जो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, जिसको मैंने बोला 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में लाई करता है, उसको हम लोग ऑसिलेटर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर। अब देखो यहाँ पे एक रखा हुआ है S का मतलब क्या है, S हमारा एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है। S स्टैंड फॉर सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। S जो हमारा यहाँ पे है वो सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल। हम लोग सपोज करते हैं इस सोर्स चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो +Q है और मास m है। सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल का चार्ज +Q है, मास स्मॉल m है। अब आप देखो कि ये जो ऐसा हमारा कंटेनर है, मैं एक ले रहा हूं, ये देखो जैसे ये, तो मैंने बोला इसको मैंने घुमा के ऐसे रख दिया, नीचे रखा मैंने नॉर्थ पोल, ऊपर रखा साउथ पोल। आपको पता होगा कि जब हम लोग इसको बीच में रख देते हैं इस पूरे कंस्ट्रक्शन को, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। कहाँ होता है, सॉरी निगेटिव बोल रहा हूं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो देखो यहां से निकलेगा ऊपर जाएगा, यहां से निकलेगा ऊपर जाएगा। अगर मैं इसको घुमा के ऐसे रखूं आपके डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, देखो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये आपकी तरफ जा रहा है। तो मैंने फिगर सही बनाया, इसके पीछे नॉर्थ पोल है, ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। ठीक है। दूसरी चीज, अब इसके अंदर में जो यहाँ पे सोर्स है इसका चार्ज पॉजिटिव मैंने माना, सपोज किया +Q है। अब बताओ कि जो हमारा +Q चार्ज है, +Q चार्ज किधर अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा, इधर होगा। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज ये वाला, तो प्लस चार्ज किधर होगा, इधर होगा। और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव इधर जाएगा, चार्ज पार्टिकल यहाँ तक चला जाएगा। आप ये फिर से देखो कि कंस्ट्रक्शन मैंने क्या लिया है, ठीक है, मैंने S लिया है और उसका जो चार्ज है वो +Q है और उसका मास क्या, स्मॉल m है। और हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल दिखाया, नीचे नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल, इसको ऐसे रखा मैंने, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखा। अब देखो वर्किंग, ये तो हमारा क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब मैं वर्किंग बता रहा हूं आपको, आप इस तरीके से अपने नोटबुक में लिखिएगा, साइक्लोट्रॉन की डिफिनेशन, यूजेस क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग। वर्किंग देखो, सपोज मैंने किया कि वी हैव पॉजिटिव चार्ज, हमने सपोज किया कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इमिटेड फ्रॉम सोर्स, जो इमिट कर रहा है कहां से, सोर्स से इमिट हो रहा है। ठीक है। अब देखो इफ चार्ज इज पॉजिटिव क्यू, अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव क्यू है, देन
इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स D2। जो हमारा ये D2 है, ये चार्ज जो है इधर अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब देखो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल D2 के अंदर जाएगा, तब इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करना बंद कर देगी। फिर से यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, ये अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल प्लस Q इस होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर में जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने सीखा है होलो मेटालिक कोई भी बॉडी होती है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती है। होलो मेटालिक बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमारी जीरो होती है। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर में काम कौन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है वहां पे। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इसको रोटेट करके यहां बना दिया, यहां पर ऐसे घुमा दिया। फिर से देखो ये जो डायरेक्शन है ये वाला, देखो फिर से मैं बताया जब चार्ज यहां चला गया भैया, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहां तो हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है, चार्ज को वो क्या करेगा, घुमाएगा। तो जो यहां पे जो स्पीड है वो क्या होगी, चार्ज पार्टिकल नहीं इंक्रीज नहीं करेगी, बट मैग्नेटिक फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन चार्ज Q। तो ये क्या करेगा, वो चार्ज को सर्किल में मूव करवाएगा। ठीक है, एज Q चार्ज कम्स आउट फ्रॉम D2, जैसे ही ये सर्किल बना के बाहर निकलेगा, तब इसकी पोलैरिटी चेंज कर जाएगी। पोलैरिटी मतलब जब ये प्लस माइनस था, मतलब कि D1 पर प्लस था और D2 माइनस, ये उल्टा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो ये चार्ज कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब देखो यहां पे समझना इस बात को, जब ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्टिकल पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, फिर से अट्रैक्ट इधर हो जाएगा। अब देखो बच्चे सोचते हैं कि ये एक क्लोज सर्किल बन जाएगा। क्लोज सर्किल नहीं बनेगा। अगर आपको याद हो, जब चार्ज पार्टिकल निकला उसके पास क्या होती है, स्पीड भी हो जाती है। तो देखो एस, इस बात को लिखना अपनी कॉपी में, एज चार्ज कम्स आउट फ्रॉम D2 देन पोलैरिटी ऑफ D's, ये D's जो है D1 D2 चेंजेस, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। क्या होगा, नाउ Q एक्सेलरेट्स, जो चार्ज ये है क्या होगा, एक्सेलरेट्स होगा, कहां हो जाएगा, टुवर्ड्स D1, ये D1 की तरफ आ गया। ठीक है, एज इट इन सर्किल, किसमें जाएगा, सर्किल में, विथ किसमें जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी उसके में जीरो हो जाएगी। इसको क्या सर्किल को फिर मूव करेगा। अब देखो इस बार जो वेलोसिटी होगी ना, यहाँ पर जो वेलोसिटी, अगर यहाँ पर वेलोसिटी भी है इस छोटे सर्किल में, तो यहाँ पर वेलोसिटी नहीं होगी, बेसिक वेलोसिटी होगी। ये इस तरीके से घूमता रहेगा, ये इस तरह से घूमता रहेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, मतलब कि D के अंदर में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, बाहर में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, और ये पॉजिटिव निगेटिव चेंज होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये घूमते 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 ये D के सरकमफ्रेंस पे चला जाएगा, तो यहाँ पे लगा हुआ हमारा होता है डिफ्लेक्टर। क्या लगा हुआ होता है, डिफ्लेक्टर। और एक स्पेस यहाँ पर खाली होता है हम लोगों का, किसके लिए, एग्जिट करने के लिए। तो डिफ्लेक्टर क्या करेगा, इसको फोर्स लगा के इसको बाहर निकाल देगा, फोर्स लगा के करेगा, बाहर निकाल देगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये चार्ज D2 के अंदर जाएगा, होलो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगी, मैग्नेटिक फील्ड सर्किल बना देगा। फिर ये डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तब ये दोबारा पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ पे बड़ी होगी, तब ये सर्किल बड़ा बनाएगा, इस तरीके से ये घूमता रहेगा, इस तरीके से क्या करेगा, ये घूमता रहेगा। जब D का सरकमफ्रेंस और इसके घूमने का सरकमफ्रेंस R मतलब रेडियस जो होगा वो बराबर आ जाएगा, तो डिफ्लेक्टर इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा चार्ज पार्टिकल पे, इसको बाहर निकाल देगा, एग्जिट कर देगा। तो सर सवाल ये होता है कि जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा तो डिफ्लेक्टर फोर्स नहीं लगाता है, डिफ्लेक्टर फोर्स लगाता है लेकिन उतनी अमाउंट की फोर्स नहीं लगा पाता है। जब यहाँ पहुंचता है, ये नजदीक आता है, उसमें फोर्स लगा के एग्जिट कर देता है। ठीक है, तो अब सवाल ये होता है, मैं बताया था आपको कि जब हमारी वेलोसिटी बढ़ती है, व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, तब जो है हमारा रेडियस जो होता है वो बढ़ता है। वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो हमारा रेडियस बढ़ता है। अगर आपको याद हो तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, रेडियस इक्वल टू mv/qb, और जो v होता है वो परपेंडिकुलर होगा। देखो अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और, यहाँ पे कुछ और, रेडियस बढ़ रहा है। देखो हर बार ये बढ़ रहा है, समझ आ रही बात नहीं है। जब चार्ज पार्टिकल बाहर निकला तब इसके पास में
कितनी स्पीड होगी और कितना काइनेटिक एनर्जी कितना काइनेटिक एनर्जी होगी, इसका अंदाजा हमको भी नहीं है। इसके लिए हम लोगों के पास फार्मूला है कि भैया ये तो बाहर निकल गया, फिनोमेना दिखा दिया मैंने, थ्योरी कहानी बता दी। तो जब ये बाहर निकला, इसके पास कितनी स्पीड होगी और कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके लिए फार्मूला हमारे पास में है। क्या करोगे आप, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी निकालने के लिए आप सपोज कर लेना लेट द रेडियस ऑफ डी बी आर, जितना रेडियस डी का होगा उतना ही रेडियस जो हमारा स्पाइरल बन रहा है उसका होगा। तो मान लेना लेट द रेडियस भी कैपिटल आर, मैंने मान दिया हमारा रेडियस कितना है, कैपिटल आर। फिर मानना व्हेन चार्ज पार्टिकल एग्जिट आउट, जब चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाता है, द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ जो होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डीज। ये सर्कुलर पाथ का रेडियस और डीज का रेडियस, डी है ये वाला, ये दोनों का रेडियस कितना होगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। फॉर्मूला निकल जाएगा यहां से, रेडियस हो जाएगा आर इज इक्वल टू mv अपॉन qb। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। अब काइनेटिक एनर्जी बोलेगा, काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला दीजिए हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। v की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे आके, यहां से काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी, ठीक है। और हमसे पूछा है क्या, एक बात और, कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड जो Q का है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन R और V। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी और रेडियस। ये वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, V को सब्जेक्ट बना देना, फिर इस वैल्यू में पुट कर देना, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर टाइम पीरियड प्लस Q ऑफ सर्कुलर मोशन में कितना होगा, कितना होता बताओ, T इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB। ये हमारा टाइम पीरियड होता है, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। और जो टाइम पीरियड हमारा जनरल होता है प्लस क्यू चार्ज के लिए होगा, वही हमारा होगा किसके लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी के लिए होगा। दोनों बराबर ही होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बोलेगा या फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज फॉर फोर्स बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, आप निकाल देना। अब देखो यहां से बोलेगा टाइम पीरियड, अब बोलेगा फ्रीक्वेंसी निकालो, तो कहां पे लिखा है फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा QB अपॉन में 2πm, ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लस Q फॉर फोर्स, इसके लिए प्लस फॉर सर्किल के लिए, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी के लिए। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलता है। सबका फॉर्मूला यही होगा, QB अपॉन 2πm, क्योंकि जो हमारा डीज है और सर्किल है दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। आप इसको नोट डाउन करो, मैं देखता हूं हमारा कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, जो हमारा स्पाइरल बन रहा है उसका रेडियस और डीज का रेडियस, दोनों का रेडियस सेम हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डीज, किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा। r की वैल्यू होती है r इज इक्वल टू mv अपॉन qb, ठीक है। और काइनेटिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। यहां से v सब्जेक्ट बनाना, जो वैल्यू आएगी ये v की जगह पर रख देना, ठीक है। इसके बाद टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है 2πm अपॉन qb। जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की वैल्यू रखिएगा तो हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा qb अपॉन 2πm। चाहे तो हमसे बोले फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लस q फॉर सर्किल के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। और देखो बच्चे सोचते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी अब क्या अलग अलग होगी, मैं बता दूं फ्रीक्वेंसी जो है वो ना ही रेडियस पर डिपेंड करता है और ना ही वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। छोटा लो सर्कल या बड़ा लो, सबके लिए हमारी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। प्लस क्यू के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी भी सेम होगी और ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी को हम लोग साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सबका फॉर्मूला यही है। मैंने लिख दिया एफसी का मतलब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। अब देखो हमसे सवाल पूछता है कि इसका लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन हमारा क्या है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रल जो पार्टिकल हमारा होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसको ये एक्सेलरेट नहीं करता है, पहला इसका जो है लिमिटेशन। दूसरा है इट कैन नॉट एक्सेलरेट वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल। ये बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाता है, लाइक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किसको करता है, ये करता है प्रोटॉन को, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर पाता है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा तो उसके रेंज से ये बाहर चला जाता है, ठीक है। तीसरा
इट कैन नॉट एक्सेलरेट पार्टिकल्स अप टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है। अगर 10 की पावर 6 10 की पावर 7 चला गया उतना जाने वाली बॉडी को ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। मतलब इट कैन नॉट एक्सेलरेट पार्टिकल्स अप टू स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर है? आप इसको देखो, नोट डाउन करो। मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि हम लोग आज पढ़ रहे थे साइक्लोट्रॉन। होता क्या है, ये किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है। यूज किया मैंने लिख दिया है। न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करने में, आयन सॉलिड के अंदर में आयन को इंसर्ट करने में, और रेडियो एक्टिव डीके को स्टार्ट करने में यूज होता है। फिर मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ये है, होलो मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर ले लिया, 2 ले लिया डी, ठीक है, डिस्क के सेट में। अब एस जो हमारा यहाँ पे लिया मैंने सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसका चार्ज प्लस क्यू है और मास एम है। तो मैंने बोला यहाँ पे मैंने डी से कनेक्ट कर दिया एसी वोल्टेज को, और ये एसी वोल्टेज कैसा बहुत हाई वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट के आसपास है, ठीक है। तो देखो जब ये यहाँ पे पॉजिटिव मैंने माना, यहाँ पे निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव आप कुछ भी मान सकते हो। क्यों सर? क्योंकि एसी है, एसी का मतलब क्या, अल्टरनेटिंग करंट, इसकी पोलरिटी हमेशा चेंज होती रहेगी। जब यहाँ पे प्लस क्यू होगा, यहाँ पे चार्ज माइनस है, तो ये प्लस क्यू जो होगा माइनस के द्वारा अट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। होलो मेटालिक पार्ट के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, यहाँ पे मेटालिक पार्ट काम करना शुरू कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है कि चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में लाना दिया। फिर देखो बच्चे के दिमाग में आता है कि जो सर्किल यहाँ यहाँ होगी, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है और यहाँ है दोनों ज्यादा, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होती है। इस तरीके से ये घूमता रहता है। जब ये यहाँ पहुंचता है, मतलब डिस्क के आखिरी पॉइंट में पहुंचता है, सर्कमफ्रेंस में पहुंचता है, तो डिफ्लेक्टर इसके ऊपर में फोर्स लगाता है। किसके ऊपर में? चार्ज पार्टिकल के ऊपर में। फिर चार्ज पार्टिकल एग्जिट के रास्ते के थ्रू बाहर निकल जाता है। फिर हम लोग कैलकुलेट करनी होती है ये चार्ज पार्टिकल